क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुका है? सवाल यह है कि क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में अब इस तरीके की चेंजेस लाने की कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर किसी भी तरीके का फाइनल डिसीजन नहीं लेती, तब तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी मस्जिद पर या उसके खिलाफ कोई पीआईएल नहीं डाल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स के जो जुडिशरी के अधिकार है वो उनसे छीनना चाह रहा है, या फिर इस देश की मेजॉरिटी को जो राइट टू रिलीजन दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यह सुप्रीम कोर्ट छीनना चाह रहा है? सवाल पूरी तरीके से यह है कि अगर आप और मैं इस देश के नागरिक हैं और इस देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी की तरह अगर राइट टू रिलीजन दिया गया है और अगर हमारे मंदिरों को मिडाइवल हिस्ट्री में विदेशी आक्रामकों के द्वारा तोड़ा गया था और उस पर मस्जिदें बनाई गई थी, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर बनाया जाए, लेकिन कम से कम हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को जान सके और यह समझ सके कि हमारे घर के पीछे जो मस्जिद बनी हुई है, क्या उस मस्जिद के पीछे या पहले या उसके नीचे किसी भी तरीके का कोई मंदिर था। यही सब जानने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार बार पीआईएल डाली गई थी। और हमें यह बात मध्यकालीन भारत में पूरी तरीके से पता है कि करीबन 40,000 मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ, 1949 में देश का संविधान बना, 1950 में हमने देश के संविधान को लागू किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हम लोगों ने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का पार्ट बनाया और हम सभी धर्मों के भाईचारे पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों है भाई भाई, इस नारे पर हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है और वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है पीआईएल डालने के बाद कि कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसे ये ऑर्डर मिल जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, उनके सर्वे के तहत सिर्फ ये पता चल जाए कि यहां पर कोई एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस प्लेस बना हुआ है ये हमेशा से था या फिर कोई और मंदिर था और उसको तोड़ के नया रिलीजियस प्लेस बनाया गया है, इतना ही तो जानना चाह रहे हैं। तो क्या अब इस देश में हालत यह हो चुकी है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हमें हमारा इतिहास भी सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में उनको कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में फिलहाल के लिए हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब तक के लिए जो पीआईएल रजिस्टर की जा रही थी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें सिर्फ यह कहा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कम आप सर्वे करवा लीजिए, बाकी जो करना है सुप्रीम कोर्ट खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, इस चीज को भी रोक दिया गया। तो इस बयान का मतलब क्या है यह समझेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इसमें जो 15 अगस्त 1947 की तारीख दी गई है, जो फ्रीजिंग डेट है, वो क्या है समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इतना क्या परेशान हो गया कि इतनी सारी पीआईएल जल गई कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना पड़ा है और अपनी जुडिशियल अथॉरिटी का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आप फेवर में हैं या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में। इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अब हमारे सामने बेसिकली मुद्दा यह है, आसान भाषा में समझें तो पिछले कुछ वक्त से हम लोग कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि अलग अलग मस्जिदों के खिलाफ पीआईएल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रही थी, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यह कहा जा रहा था कि भाई ये जो हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी तहसील में जो मस्जिद है, हमारा यह मानना है कि यह मस्जिद जो है इसको मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके कुछ अलग अलग सबूत और तथ्य कोर्ट में पेश किए गए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि भाई सबूत और तथ्य तो सही लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, गलतफहमी में नहीं रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि आप जाके सर्वे करो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि मस्जिदों पर पीआईएल डालने का एक डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये चेन बनती जाती है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होगी वो तो साइंटिफिक होगी, वो तो किसी रिलीजन की आइडियोलॉजी से अफेक्टेड नहीं होगी। तो कम से कम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे का रिपोर्ट तो आने दीजिए भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जाके बोल दिया कि नहीं, अब किसी भी तरीके की जो पीआईएल है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, और जो पीआईएल अभी तक की गई है पिछले कुछ महीनों में उसको नॉट अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड, नॉन इंप्लीमेंटेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का करना क्या है, इसको स्ट्रांग बनाना है, इसको कमजोर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसमें
जो बयान है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट वर्डिक्ट में दिया गया है। तो अब इसके बेसिकली इंप्लीकेशंस क्या हैं वो हम लोग यहां पर आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बेसिकली आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखने को मिलता है 1991 का, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंटिन्यूअसली ऐसी कौन कौन सी पीआईएल हमें पिछले 4 हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है जो मस्जिदों के खिलाफ थी। सबसे पहले हम लोग जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है बनारस का, उत्तर प्रदेश का, वो देखते हैं। 1991 में एक पीआईएल जो है वो फाइल की गई और ये कहा गया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है देखने को मिलती है वहां पर पहले काशी विश्वनाथ का टेंपल जो है वो हमको देखने को मिलता था। इसके तथ्य कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो जो बेसिकली ज्ञानवापी मस्जिद है वो बेसिकली क्या है कि उसके जस्ट सामने नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। मस्जिद के सामने नंदी महाराज क्या कर रहे हैं, वो तो महादेव से कनेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी मस्जिद। ये ज्ञानवापी नाम, ये शब्द और मस्जिद आपस में कनेक्ट नहीं होता। ये संस्कृत का वर्ड है, ये कोई उर्दू का वर्ड नहीं है, कोई अरबिक का वर्ड नहीं है, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज, विजडम ये संस्कृत का वर्ड है। तो संस्कृत के नाम पे मस्जिद कैसे? तीसरा, बहुत सारे उस मस्जिद में हमें आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इस तरीके के देखने को मिलते हैं कि वो हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर से मैच होते हैं। वो तो हम अपनी खुली आंखों से देख ही रहे हैं। इसके अलावा दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट भी हमारे पास मौजूद हैं जो सैकड़ों हजारों सालों पहले लिखे गए थे। इसके लिए बोला गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाके वहां पर आप क्या करिए, पूरी तरीके से आप रिसर्च करिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके लगभग 30 सालों के बाद हमें देखने को मिलता है कि 5 हिंदू महिलाओं ने इस बात की परमिशन मांगी कि अंदर जो बेसिकली मूर्ति है, महादेव की जो मूर्ति होनी चाहिए थी या फिर है, वहां पर जाके हमें पूजा करनी है। 2023 में इसका जो स्टेटस है चेंज किया जाता है और बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद उस सूट को मेंटेन रखती है, यानी कहती है कि पीआईएल सही है। और फिर जनवरी 2024 में फाइनली जो कोर्ट है वो अंदर ज्ञानवापी मस्जिद में उन महिलाओं को पूजा करने की जो आजादी है वो पूरी तरीके से दे दी जाती है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये साफ तौर पे निकल के आया कि वहां पे ओरिजिनली मस्जिद नहीं थी, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ये इस तरीके का हमें पहला केस देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इसके बाद शाही ईदगाह जो मस्जिद है मथुरा उत्तर प्रदेश की, इसमें यह हुआ कि 2020 में यहां पर वहां की जो शाही ईदगाह मस्जिद है, मस्जिद पर पीआईएल आई और यह कहा गया कि वहां पर मस्जिद आपको ओरिजिनली नहीं देखने को मिलती। लॉर्ड कृष्ण का, कृष्ण भगवान का यहां पर बेसिकली क्या है कि जन्म स्थान है और 1968 में कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत वहां पर मॉस्क को मेंटेन किया गया है। बाद में मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे के सारे केसेस जो हैं ये वाले पर्टिकुलर मस्जिद वाले अपने पास पूरे ट्रांसफर कर लिए और उसके जस्ट 1 साल बाद अगस्त 2024 में कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जो पीआईएल डाली गई है वो पूरी तरीके से सही है, यानी सूट को यहां पर मेंटेन किया गया। और फिर इसके अगेंस्ट जाकर मस्जिद की जो कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल को चैलेंज किया। यह सीन हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, एकदम आसान भाषा में, क्रोनोलॉजी के साथ। देखिए, भारत में एंशिएंट हिस्ट्री का दौर आता है। हिंदुइज्म जो है दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और भारत से ही निकला हुआ है, तो भारत का भी सबसे पुराना धर्म हिंदुइज्म हुआ। मौर्यन पीरियड, प्री मौर्यन पीरियड में हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुइज्म से अलग होते हुए दिखते हैं, तो 3 रिलीजन हो गए। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, भारत पर अटैक करता है और धीरे धीरे इस्लाम का आक्रमण भारत पर बढ़ता रहता है। 1206 एडी में हमें दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, फिर मुगल डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है। इस्लाम का एक तरीके से दबदबा जो है भारत में क्रिएट होने लगता है। इसी बीच में हमें सिखिज्म भी देखने को मिलता है और फिर जब यूरोपियंस आ जाते हैं इंडिया तो हमें जो बेसिकली क्रिश्चियनिटी है उसका भी उदय भारत में होता हुआ दिखता है। अब बात यह है कि भाई मिडाइवल हिस्ट्री में जब मुस्लिम शासन पूरी तरीके से भारत में आ चुका था तो मुस्लिमों ने यह सोचा, जो यूरोपियंस ने आगे चलकर वही सोचा कि अगर यहां पर अपना राज कायम करना है तो यहां की जो ओरिजिनल लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनका बेसिकली जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है, जो रिलीजन का बैकग्राउंड है, कल्चर का बैकग्राउंड है, ट्रेडिशन का बैकग्राउंड है, एथनिसिटी का बैकग्राउंड है, इसे हमें जूती के नीचे कुचलना पड़ेगा। और यहां पर बेसिकली क्या किया गया, एक के बाद एक मंदिर तोड़ दिए गए। कुछ मंदिरों को पूरा तोड़ दिया गया, उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। कुछ मंदिरों को आधा तोड़ा और बेसिकली जो छत है मंदिर की उस पर बेसिकली गुंबद बना दिया गया। इस तरीके के काम किए गए। अब उस टाइम के क्या है कि हम मेडिवल हिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं कि जो रोके। अब ये चलता रहा। फिर ब्रिटिशर्स का पीरियड आया, मुगल खत्म हुआ, इस्लामिक जो रूल है वो खत्म हुआ, फाइनली देश आजाद होता है। 1949 में बेसिकली फिर क्या किया जाता है, देश का संविधान बन जाता है, 50 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब फिर बेसिकली क्या है कि जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा था वो वैसा का वैसा रह गया
अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी हमें इंडिया में देखने को मिलता है। हिंदू कह रहे हैं हमारे मंदिर है, मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो हमारे मस्जिद है, हमारे राइट टू रिलीजन के खिलाफ जा रहा है। तो हिंदुओं का कहना है कि राइट टू रिलीजन सिर्फ माइनॉरिटी के पास है क्या? संविधान में ये थोड़ी ना लिखा है कि राइट टू रिलीजन माइनॉरिटी के पास है। मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से हूं तो मुझे भी तो राइट टू रिलीजन है। अगर आप मेजॉरिटी से हैं, कोई तीसरा पर्सन माइनॉरिटी से, हम सभी को राइट टू रिलीजन है। हिंदू मुस्लिम का जो प्रॉब्लम है यहां चलता रहता है। 80s का डेकेड आता है, बीजेपी का धीरे 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 हमें राइज देखने को मिलता है। रथ यात्रा शुरू की जाती है, बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है हीट ऑफ द मूवमेंट में। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे 90s के डेकेड के 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट पे पूरी तरीके से ये प्रेशर आ जाता है कि भाई आप इस मुद्दे को सॉल्व करिए। तब जाकर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया जाता है और इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। अब इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा जाता है कि हम एक डेट डिसाइड करेंगे, वो तारीख रहेगी 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। और फिर बोला जाता है कि यह पर्टिकुलर डेट से पहले जो मंदिर मस्जिद टूटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मरा कौन जिया, कौन किस पे रूल किया, किसने किसको अत्याचार किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सर 15 अगस्त 1947 के बाद कौन से मंदिर मस्जिद के मुद्दे नए निकल कर आएंगे? क्योंकि देश आजाद हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, प्रशासन है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, संविधान है, तो उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं था। लेकिन जो उसके पहले नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ, वो तो रिपेयरेबल है ना, तो कम से कम उसे रिपेयर तो करिए। लेकिन यहां पर पीवी नरसिम्हा राव का बेसिकली ये कहना था कि भाई हमें देखिए ना, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं चाहिए। आम भाषा में, असंसदीय भाषा में अगर आपसे मैं कहने की कोशिश करूं तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हमें किसी तरीके की चिक नहीं चाहिए। 1947 से पहले जो हुआ सो हुआ, 1947 के बाद का देखिए। यानी कि एक तरीके से हिंदू कम्युनिटी को स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि 1947 से पहले तुम्हारे मंदिर टूटे तो टूटे, हमें कोई लेना देना नहीं है। 1947 के बाद कोई मंदिर टूटेगा तो फिर शिकायत करना हमसे। तो 1947 के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन की छत्र छाया में। लेकिन 1947 से पहले के नुकसान का क्या? चलो ठीक है, उस नुकसान की भरपाई नहीं करना चाहते आप लोग, मत करिए, लेकिन कम से कम हमें यह तो बताइए कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास तो हमें कम से कम हमारा सही पढ़ाइए। यह एक प्रॉब्लम हमको इस एक्ट पे पर्टिकुलरली देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग इसके बेसिकली दूसरे प्रोविजंस की बात करें, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें, तो यहां पर ये जो रिलीजियस और प्लेसेस एक्ट सेक्शन 3 अगर आप देखते हैं तो इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि भाई अब किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस वर्शिप प्लेस को किसी दूसरे रिलीजियस वर्शिप प्लेस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको दिखता है कि एक मस्जिद है और ये बेसिकली 1500-1600 एडी में बनी थी, मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, तो अब तो ये मस्जिद चली आ रही है पिछले 400, 500, 600, 800 सालों से। तो अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा जाएगा कि मस्जिद मस्जिद रहेगी, ये मंदिर नहीं बन पाएगा। यानी कि आप एक तरीके से कहा गया आपके जो इतिहास में जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, अत्याचार हुआ है, भूल जाओ उसको, लेट इट बी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्लीज उसके बाद यहां पर सेक्शन 4 आता है, बार और लीगल प्रोसीडिंग। इसमें बेसिकली कहा जाता है कि कोर्ट में जितने भी केसेस आपके पेंडिंग हैं इस पर्टिकुलर रिलीजियस चीजों से रिलेटेड, मंदिर मस्जिद से रिलेटेड, उसके लिए जो डेट बेसिकली दी जाएगी वो 15 अगस्त 1947 दी जाएगी, जिसके बारे में हम लोग अभी पिछले 2 मिनट से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेसिकली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट था, इसको बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट से बाहर रखा गया क्योंकि उससे पहले रथ यात्रा इसकी शुरू हो चुकी थी और उस टाइम पे बेसिकली हीट ऑफ द मूवमेंट में पीक पे था ये। तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को लगा कि भाई 1991 का जो अपना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्रभु श्री राम का मंदिर और जो बाबरी मस्जिद का पूरा विवाद है, इसको इससे अलग रखते हैं। इसके अलावा कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, उसको भी इससे बेसिकली क्या रखा जाएगा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो सेक्शन 6 है, दैट इज पनिशमेंट फॉर वायलेंस की बात की गई कि अगर कोई पर्सन जबरदस्ती किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करता है, मस्जिद बनी हुई है, पता चला पहले मंदिर है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश करता है, यानी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के किसी भी तरीके से अगेंस्ट जाता है, तो यहां पर सजा भी सुनाई गई, 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि आपको फाइन भी यहां पर पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसका सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये तो बेसिकली क्या है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमको कॉलोनियल लेगेसी से ही मिला है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो बेसिकली मोटो था, नियम था, वो था
इसमें डिवाइड एंड रूल का तोड़ो और शासन करो, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, इसलिए उस टाइम पे मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझकर अंग्रेजों ने सॉल्व नहीं किए, जबकि कई मुद्दे उस टाइम पे भी, भारत की आजादी से पहले भी भारत की न्यायालयों में थे, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है आजादी के बाद 28 जनवरी 1950 को तो बना है, लेकिन भारत की आजादी से पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी तो सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में, 1774 में एक्टिव भी पूरी तरीके से वो हो चुका था। अब दूसरा ये है कि भाई जब इंडिपेंडेंस हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, हम सभी को पता है। ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन क्रिएट हुई और इस वजह से आज तक हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। आई एम सो सॉरी। इसके अलावा जो अयोध्या डिस्प्यूट हुआ है बाबरी मस्जिद वाला, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी यहां पर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अब इससे होता क्या है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब हिंदुओं का एक्सट्रीम हिंदू होना, मुस्लिम का एक्सट्रीम मुस्लिम होना, यानी कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होना, रिलीजियस पोलराइजेशन होना, यह पूरी तरीके से यहां पर शुरू हो जाता है। प्लस 1991 में देखिए पीवी नरसिम्हा राव की सिचुएशन भी बहुत खराब थी, क्योंकि वो तो बेसिकली ऐसे प्रधानमंत्री जो इकोनॉमी को ठीक करना चाहते थे। एलपीजी लेकर आए 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उन्होंने फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करके पंचायत नगर पालिका को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर इंप्लीमेंट किया। 1 अप्रैल 1995 को इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर बना, जो बेसिकली GATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड को रिप्लेस करके बनाया गया था। इन सभी बेहतरीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में हमें हिंदू मुस्लिम का पंगा जो है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट प्रेशर में आके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के सारी की सारी चीजें यहां पर खत्म कर देती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको सॉल्व किया गया, प्रॉब्लम ये है किस तरीके से सॉल्व किया गया। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की तो डिमांड को ही आपने रौंद के रख दिया और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने कानून के नाम पर। लेकिन फिर वहां पर प्रॉब्लम इस तरीके की थी कि जो अयोध्या डिस्प्यूट है उसको अलग रखा गया, लेकिन इसका कंसिक्वेंस हमको यह देखने को मिलता है कि एक डोमिनो इफेक्ट मस्जिद और मंदिर के मुद्दे में कंटिन्यूसली चालू हो गया, जो आज तक हमें देखने को मिलता है। अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एग्जैक्टली किस तरीके के आपके बयान जो है वो देता है। अब रीसेंट जजमेंट अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो अयोध्या जजमेंट हुआ, इसमें बेसिकली बोला गया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो बेसिकली यहां पर क्या है, बनाया जाएगा, और बनाया भी गया। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को यह कहता है कि तुम इस पर्टिकुलर चीज पे जो तुम्हारे रिलीजन से रिलेटेड उस पर तुम PI नहीं डालोगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मना कर चुके हैं एक्सेप्ट करने से। हमें तो अब तक यह पढ़ा था हमने UPSC के सिलेबस में और संविधान में, अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों में, कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने अनजाने में हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने पे आ चुका है, क्योंकि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर अपने रिलीजियस मुद्दे पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL नहीं डाल सकता, तो क्या ये मेरे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 का वायलेशन नहीं है? यानी कि क्या रक्षक यहां पर भक्षक नहीं बन रहा है? यह एक बहुत ज्यादा समझने की यहां पर बात है। अब यहां पर सिविल सूट्स पर पूरी तरीके से जो स्टे है वो लगा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज की पावर तो है कि वो जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल जो ओवररीच है उसका इस्तेमाल यहां पर कर ही सकता है। खैर, अब इसके इंप्लीकेशंस जो है यहां पर क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर भाई PIL डाली थी कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाइए, तो यहां पर तो आपने जो इंसाफ या न्याय की उम्मीद लेकर जो इस देश के नागरिक पहुंचे थे कोर्ट में, आपने तो इंसाफ में देरी कर दी, यानी जस्टिस में पूरी तरीके से यहां पर डिले हो रहा है। अब अगर जस्टिस में डिले हो रहा है तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा बढ़ेगा, हो सकता है किसी तरीके का कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिल जाए। तो जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो भाई साहब उसे कोर्ट में सॉल्व होने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सॉल्व करना चाहता था बेहतरीन तरीके से, तो यह भी तो कह सकता था कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने दीजिए, सारे के सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट खुद हैंडल करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है PIL पर, यानी कि कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है, टेंशन जो है यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि भाई यहां पर सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। मुझे सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन समझ ही नहीं आ रही है। जहां तक मैंने अब पढ़ा है किताबों में, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यह होता है कि इस देश में जितने भी धर्म हैं, प्रांत हैं, माफ करिएगा, धर्म हैं, जितने भी आपके रिलीजन हैं, ये सब इक्वालिटी पे होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जूइश, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहां तक कि एथिस्ट भी सब इक्वल हैं।
सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये होता है सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर कोई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का आदमी, हिंदू आदमी जाके बोल रहा है कि सर मेरे को अपने रिलीजन से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कृपया करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जरा बोलिए, थोड़ा चेक करें और मेरे को सच्चाई बताएं। तो यार यहां पे आपने वो पीआईएल रोक दी, यानी कि एक कम्युनिटी को आप प्रिविलेज दे रहे हो और दूसरी कम्युनिटी को आप बेसिकली अपने अधिकार भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हो। तो सेक्युलरिज्म तो ये होता है ना कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक साथ हो। अगर मेजॉरिटी ऊपर है माइनॉरिटी नीचे है तो ये सेक्युलरिज्म नहीं है। लेकिन अगर आपने माइनॉरिटी को ऊपर रखा और मेजॉरिटी को नीचे रखा, भाई साहब ये भी सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म दोनों इक्वल होता है और यहां पे इक्वालिटी हमें नजर नहीं आ रही है, जैसा कि यहां पर हमें वर्डिट जो है देखने को मिला। एट द एंड ऑफ द डे यहां पर पीस में बहुत ज्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी, शांति वार्ता में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहां पर हम अपने संविधान से सिर्फ यह उम्मीद करते हैं कि इक्वालिटी, जस्टिस और सेक्युलरिज्म प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई पर्सन अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी भी तरीके की चीजों को बता रहा है तो कम से कम उसे बताया जाए। यानी कि अगर कोई एक पर्सन, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, अगर अपने राइट टू रिलीजन का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई एक पर्सन मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और वो चाह रहा है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहता है सिर्फ कि ये कब बना, क्या यहां पे कुछ और था क्या, तो ये उसका राइट टू रिलीजन है ना यार। उसी तरीके से अगर मैं हिंदू और मैं अगर किसी अपने मंदिर के पुराने साक्ष्य के बारे में जानना चाह रहा हूं तो मेरा भी तो राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कब से बटने लगे। हम आर्टिकल 29-30 की बात थोड़ा कर रहे हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जहां पर हम उनकी एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। ये तो आर्टिकल नंबर 25 और 28 का है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। क्या आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फेवर में हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट में हैं। क्या आप चाहते हैं कि मस्जिदों पर जब पीआईएल डल रही है वो पूरी तरीके से रुक जाए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके नीचे मंदिर था नहीं था, मंदिर तोड़ को बनाया गया था नहीं बनाया गया था, आप ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर आप अपने इतिहास की सच्चाई जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताइए और कारण सहित बताइए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 in maintaining communal harmony in India. Critically analyze the constitutional and legal debates surrounding its implementation, setting recent judicial interpretation and challenges to the एक्ट। कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सच्चाई है इस देश के हर नागरिक को पता होनी चाहिए कि उसके साथ, उसके पूर्वजों के साथ, उसके देश के साथ, उसकी कम्युनिटी के साथ, उसके रिलीजन के साथ, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ इतिहास में क्या, कब, क्यों और कैसे किया गया है, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और देश के हर नागरिक तक हमारी ये खबर पहुंचाने की कोशिश करिए। टिल देन, दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।